हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सांस फूलने की प्रॉब्लम के बारे में। यदि किसी व्यक्ति को सांस फूलने का प्रॉब्लम हो रहा है तो इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एज अ पेशेंट, एज अ फ्रेंड, एज अ रिलेटिव या एज अ डॉक्टर, यदि आपके पास कोई व्यक्ति आता है जिसको सांस का प्रॉब्लम है, यदि आपको खुद को सांस का प्रॉब्लम है, तो क्या क्या चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है जिससे पता चलेगा कि आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है और अलग अलग जांचों से क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्या नहीं मिलेगा, कौन कौन सी जांचें आपकी होंगी अगर आपको सांस का प्रॉब्लम है, तो आज उन पर डिस्कस करेंगे। लोगों को ज़्यादातर ये लगता है कि मुझे सांस का प्रॉब्लम है, मैंने बता दिया, बाकी पेशेंट को देखते ही या पेशेंट को दूर से देखते ही डॉक्टर को समझ में आ जाना चाहिए कि उसको क्या प्रॉब्लम है। पर सांस का प्रॉब्लम बहुत वेग चीज़ है, बहुत सारे कारणों से हो सकता है। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये कैसे इस तरह के पेशेंट को इवैल्यूएट किया जाता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले तो पेशेंट यदि आपके पास आता है या यदि आपको या आपके किसी फ्रेंड रिलेटिव को अगर सांस का प्रॉब्लम हो रही है, तो आप पेशेंट से पूछने का प्रयास करें या खुद जानने का प्रयास करें कि आपको कब से सांस फूल रही है, कितना टाइम हो गया ये सांस का प्रॉब्लम का, कब सबसे पहले आपने नोटिस किया कि आपको नॉर्मल से ज़्यादा सांस फूल रही है, ये बढ़ रहा है कि घट रहा है। मान लीजिए 3 महीने से आपने नोटिस किया कि आपको सांस का प्रॉब्लम है, तो पहले जितना था अभी कितना है। इसमें सबसे अच्छा ये होता है लोगों के लिए कि वो एक सिम्टम का डायरी मेंटेन करें कि भाई मेरे को 3 महीने पहले आज मेरे को सांस अगर फूल रही है तो आज इतना चलने पे सांस फूली, फिर 10 दिन बाद फिर रीअसेस किया, 15 दिन बाद। इस तरह से आपको भी एक असेसमेंट रहता है कि ये प्रॉब्लम बढ़ रही है कि घट रही है, कि कभी कम कभी ज़्यादा हो रही है, किस मौसम में ज़्यादा हो रही है, किस कारण से ज़्यादा हो रही है, एक असेसमेंट रहता है। क्योंकि कई बार बैकडेट पे जब आप लोगों से पूछते हो कि भाई सांस फूल रही है, 3 साल से फूल रही है, बढ़ रही है कि घट रही है, तो पेशेंट सोचने लगता है कि यार था नहीं था, पहले कितना था। वो सारा चीज़ें बहुत वेग हो जाता है। तो पेशेंट के लिए भी सबसे अच्छा होता है कि वो जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं उसको लिख के रखे, ताकि हम रीचेक कर सके बैकडेट पर कि पेशेंट को 2 साल पहले कितना स्टेटस था, तब वो कितना चल पाता था, आज वो कितना चल पाता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन भूल जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट को क्या चीज़ों से सांस का प्रॉब्लम बढ़ता है, क्या चीज़ों से कम होता है, कोई रिसेंट ऐसा सिम्टम है या ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिसके बाद ये प्रॉब्लम बढ़ी, कोई ऐसा दवाई है जिसके बाद ये प्रॉब्लम बढ़ी या कम हुई, पेशेंट को साथ में और क्या होता है, खांसी होती है, जुकाम होता है, बुखार होता है, कमजोरी होती है, चक्कर आते हैं, छाती में दर्द होता है, पैल्पिटेशंस होते हैं। ये सारी चीज़ें भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देगी कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को जो सांस का तकलीफ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, और इसमें आपको फर्दर जांचें क्या करवाने की ज़रूरत है। मान लीजिए व्यक्ति को छाती का दर्द हो रहा है, धड़कन बढ़ रही है और पहले का हार्ट का प्रॉब्लम है, तो आपको हार्ट का इवैल्यूएट करना पड़ेगा। मान लीजिए कि पेशेंट को बहुत स्लो प्रोग्रेशन डिजीज़ का हो रहा है और खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, बार बार निमोनिया की हिस्ट्री है, पुराने लंग की बीमारी हिस्ट्री है, तो आपको लंग्स का इवैल्यूएट करना है। तो ये सारी चीज़ों में आपको एक पेशेंट को क्या हुआ है और उसको एग्जैक्टली किस तरह के सिम्टम्स है, ये जानना और समझना ज़रूरी है। तभी आप पेशेंट को आगे ट्रीट कर पाओगे, तभी आप समझ पाओगे कि मेरे व्यक्ति को या मेरे फ्रेंड रिलेटिव को या मेरे पेशेंट को किस कारण से सांस फूल रही है। उसके बाद जो भी सुविधाएं आपके घर पे अवेलेबल हो या आपके क्लिनिक पे हो, उसके हिसाब से पेशेंट का हार्ट रेट देखिए, ब्लड प्रेशर देखिए, रेस्पिरेटरी रेट देखिए, टेम्परेचर देखिए। यदि पेशेंट को कोई पुरानी बीमारी वगैरह है तो उससे रिलेटेड आप टेस्ट करवा सकते हैं। पर अदरवाइज हार्ट रेट आपको ये बताएगा कि हार्ट का प्रॉब्लम है या नहीं, या हार्ट पर कितना लोड पड़ रहा है। रेस्पिरेटरी रेट या श्वास की गति, लंग्स का प्रॉब्लम है या नहीं, लंग्स की कोई सिचुएशन कैसी है वो बताएगा। ब्लड प्रेशर ये बताएगा कि ओवरऑल सर्कुलेशन सिस्टम कैसा मेंटेन है, कोई शॉक में तो नहीं जा रहा पेशेंट, इमरजेंसी क्राइसिस तो नहीं है अगर लो ब्लड प्रेशर है या बहुत हाई ब्लड प्रेशर है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको बेसिक टेस्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देगी। इसके अलावा एज अ डॉक्टर जब पेशेंट को देखा जाता है तो पेशेंट की श्वास की गति कितनी है, छाती उसकी कैसी है, छाती में कोई शेप का प्रॉब्लम तो नहीं है, या पेशेंट का ब्रेथ साउंड्स वगैरह कैसा है, स्टेथोस्कोप अगर लगा के डॉक्टर देखते हैं तो इससे उनको थोड़ा बेसिक आइडिया हो जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है और आगे क्या जांच करने की ज़रूरत है। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखा जाता है वो है पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है तो पेशेंट की कंडीशन को आप कंपेरेटिवली ज़्यादा सीरियस मान सकते हैं और पेशेंट को एडमिशन वगैरह का ज़रूरत पड़ सकता है। यदि सैचुरेशन अच्छा है तो कंपेरेटिवली आप मान सकते हैं कि थोड़ा बेटर है, और वैसे पेशेंट को अगर ओपीडी बेसिस पे भी बिना एडमिशन किए भी ट्रीटमेंट करें तो कई बार काम चल सकता है। हर केस में चलेगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कई बार चल सकता है। इसके अलावा आप नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं वो है पेशेंट का छाती का एक्सरे। तो यदि किसी व्यक्ति को श्वास का तकलीफ है और आपको लग रहा है कि लंग्स का प्रॉब्लम है, तो आप एक्सरे करके देखते हैं पेशेंट का। एक्सरे आपको ये बताता है कि पेशेंट को
कोई इन्फेक्शन तो नहीं है लंग्स में, कोई निमोनिया तो नहीं है लंग्स में, पानी तो नहीं भरा हुआ लंग्स में, शैडोज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कैंसर या ट्यूमर के साइंस वगैरह तो नहीं है, या हार्ट का साइज तो नहीं बढ़ गया है, हार्ट में कोई डायलेशन या पानी तो नहीं भरा है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक्सरे आपको देता है, और हार्ट का प्रॉब्लम है या लंग्स का प्रॉब्लम है ये कई बार फ़र्क करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट चीज़ जो आप करते हो वो है पेशेंट का ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जो कि बेसिकली हार्ट के करंट की एनालिसिस है। ये आपको इन्फॉर्मेशन ये देती है कि पेशेंट को हार्ट का प्रॉब्लम है या नहीं है, हार्ट का कोई रिदम का प्रॉब्लम है या नहीं, हार्ट का कोई चेम्बर्स डायलेट वगैरह तो नहीं हुआ है, और हार्ट में अगर प्रॉब्लम है तो किस तरह का प्रॉब्लम है, थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देता है। हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर के केस में खासकर ये हेल्प करता है। पर ऐसा नहीं है कि लंग्स की बीमारी के बारे में ये कुछ नहीं बताता। कई बार लंग्स की बीमारी के भी इनडायरेक्ट साइंस जो हार्ट पर आते हैं, जैसे राइट साइड का चेम्बर डायलेट होना, राइट साइड का हार्ट फूल जाना, ये सब भी कई बार ईसीजी में पिकअप हो जाता है। इसके बाद आप पेशेंट का करते हैं इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट तो हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू है कि हार्ट फेलियर है या नहीं, या हार्ट का प्रॉब्लम है या नहीं, वो बताएगा। वैल्स का या छेद का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हार्ट में, वो बताएगा। प्लस अगर लंग्स में भी कोई प्रॉब्लम है तो भी काफ़ी बार इको में पिक हो जाता है कि राइट साइड का हार्ट डायलेटेड तो नहीं है, हार्ट की नली में कोई क्लॉट तो नहीं है, या राइट साइड के प्रेशर्स बड़े तो नहीं है। तो ये आपको इनडायरेक्टली बताते हैं लंग्स का कोई प्रॉब्लम है या नहीं। इसके अलावा आप करते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसमें मशीन पर स्पायरोमेट्री करके मशीन होती है, उस पर पेशेंट फूंकता है ज़ोर से, और उसके बेसिस पे आप असेस करते हो कि पेशेंट को कहाँ पे प्रॉब्लम है। लंग्स का प्रॉब्लम है तो कितना सीवियर प्रॉब्लम है और आगे क्या करना है। इसके बाद आप पेशेंट का इमेजिंग एवेल्यूएशन कर सकते हो, सीटी स्कैन करके देख सकते हो कि लंग्स में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, हार्ट से लंग्स में जो नली जा रही है उसमें कोई क्लॉट तो नहीं हो रहा, या लंग्स के टिश्यू में कोई प्रॉब्लम या सूजन या इन्फ्लेमेशन या ट्यूमर या कैंसर कुछ तो नहीं है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती है। इसके अलावा आप हार्ट के हिसाब से भी इमेजिंग कर सकते हो, हार्ट का एंजियोग्राफी वगैरह करके देख सकते हो कि हृदय की नली में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, क्योंकि हृदय की नली में ब्लॉकेज की वजह से भी कई बार सांस फूलती है। इसके बाद आप कुछ स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट भी करके देख सकते हो पेशेंट का, जिसमें NT-proBNP ऐसा टेस्ट है जो डिफरेंशिएट करने में मदद करता है कि हार्ट का प्रॉब्लम है कि लंग्स का। जहाँ ECG को एक्सरे किसी में पता नहीं चल रहा है, वहाँ NT-proBNP से थोड़ी मदद मिल जाती है। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा आती है तो इसका मतलब हार्ट का प्रॉब्लम है, कम आती है तो इसका मतलब लंग्स का प्रॉब्लम है। बेसिकली ये एक ऐसा मार्कर है जो हार्ट फूलने पर या डायलेट होने पर ब्लड में आता है, पर ये 100% एक्यूरेट ऐसा नहीं है, पर काफ़ी मदद इसमें मिलती है जहाँ डाउटफुल केसेस होता है। इसके अलावा आप ट्रोपोनिन करके देख सकते हो, जो कि हार्ट अटैक के बाद बढ़ता है। तो अगर ट्रोपोनिन पॉजिटिव आ रहा है तो हार्ट की बीमारी की तरफ पॉइंट करेगा। यदि डी डाइमर एक टेस्ट होता है वो करके देखते हो, तो यदि हार्ट से लंग्स में जो नली जाती है उसमें कोई क्लॉट हुआ है तो उसके बारे में बताएगा। तो बेसिकली ये 3-4 ब्लड टेस्ट हैं जो आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इसके अलावा ब्लड काउंट भी आप करके देख सकते हो, जो कि बताएगा व्यक्ति का कि हीमोग्लोबिन कम है कि ज़्यादा। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो उस वजह से भी सांस फूल सकती है। तो ये सारी जांचें करने के बाद आपको बेसिकली आइडिया हो जाएगा कि प्रॉब्लम हार्ट का है, लंग्स का है, या सिर्फ साइकोलॉजिकल है। अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद आप थेरेपी स्टार्ट करते हो, सब नॉर्मल आ जाता है, तो फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ स्टेमिना बिल्डिंग करने के लिए एक्सरसाइज आप करवाते हो। अगर ये सब के बावजूद कोई प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आती है तो फिर आप और डिटेल इवैल्यूएशन करते हो और सिस्टम्स के लिए टेस्ट करते हो, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं। कई बार सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो, ऐसा भी हो सकता है। और इसके साथ आप पेशेंट का फॉलोअप करते हो कि वो ठीक हो रहा है कि नहीं। मान लीजिए आपको मान लिया कि पेशेंट को हार्ट का प्रॉब्लम है, आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, लेकिन थोड़े दिन में पेशेंट कंडीशन नहीं सुधर रही है, बिगड़ रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि लंग्स का भी प्रॉब्लम साथ में हो, या हार्ट का जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो सक्सेसफुल ना हो रहा हो। तो पेशेंट को सिर्फ छोड़ नहीं देना है आपको, एज अ फैमिली फ्रेंड या एज अ रिलेटिव या पेशेंट या डॉक्टर, आपको पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप में रखना है कि वो बार बार जाके डॉक्टर को बताता रहे कि प्रॉब्लम बढ़ रही है, घट रही है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, नहीं कर रहा है, ताकि ट्रीटमेंट की स्ट्रैटेजी चेंज की जा सके, मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी चेंज की जा सके, दवाओं के डोजेस को चेंज किया जा सके, या फर्दर कोई जांच की ज़रूरत हो तो करी जा सके। आज के टॉपिक में हमने बात करी, यदि किसी व्यक्ति को सांस का तकलीफ है तो क्या क्या जांच है या क्या क्या इवैल्यूएशन उसका होना चाहिए, जिससे पता चलेगा कि सांस का तकलीफ क्यों है और अलग अलग जांचों से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर।